हेलो दोस्तों, आज मैं बहुपद के चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो हम जानते हैं कि बहु जो होता है, बहु का अर्थ होता है विभिन्न, और पद को अंग्रेजी में टर्म कहा जाता है। लेकिन बहुपद का अंग्रेजी जो होता है वो पोलिनोमियल होता है। क्या होता है? पोलिनोमियल होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुपद में दो चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला जो होता है वो चर पद। पहला होता है चर पद या चर संख्याएं, चर पद या चर संख्याएं, और दूसरा होता है अचर पद। क्या होता है? दूसरा होता है अचर पद या अचर संख्याएं। दूसरा क्या होता है? अचर संख्याएं। तो बहुपद पढ़ने से पहले इस दोनों चीज़ के बारे में जान लेना जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं चर पद के बारे में जानते हैं। तो चर पद या चर संख्याएं जो कहेंगे कि वे संख्याएं जिसका मान जो है बदलता रहता है उसे चर संख्याएं कहते हैं। क्या कहेंगे? वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है उसे चर संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चर संख्याएं कहते हैं। जैसे जो होगा x, y, z etc, यानी कि a से लेकर z तक किसी भी संख्या को हम चर संख्याएं कह सकते हैं। अब हम चलते हैं अचर संख्या के बारे में। तो अचर संख्या का परिभाषा होगा कि वे संख्याएं, क्या कहेंगे? वे संख्याएं जिनका मान जो है वो स्थिर रहता है या नहीं बदलता है उसे अचर संख्याएं कहते हैं। क्या कहेंगे? अचर संख्याएं कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं चर संख्याएं कि वे संख्याएं जिनका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है, उसे चर संख्या कहते हैं। जबकि अचर संख्या का होगा वे संख्या जिनका मान स्थिर रहता है या जिनका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्याएं कहते हैं। जैसे इसका होगा 1 2 3 4 etc कहेंगे। तो इस प्रकार से चर और अचर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बहुपद के बारे में जानते हैं। अगर चर और अचर के बारे में आप नहीं जानते हैं तो बहुपद समझ में अच्छी तरीक़ा से नहीं आ सकता है। चलिए, अब चर और अचर के बारे में अच्छी तरीक़ा से समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले बहुपद के डिफिनेशन जानते हैं। तो कहेंगे कि बहुपद जो है वह बीजीय व्यंजक, क्या कहेंगे? वह बीजीय व्यंजक जिसके हरों में चर पद नहीं हो। जिसके हरों में कोई चर पद, चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? हरों में कोई चर पद नहीं हो, अर्थात
उनका घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। इस तरह से बहुपद का परिभाषा समझ में आ गया। क्या बोलेंगे? वह बीजीय व्यंजक जिसके हरों में कोई चर पद नहीं हो, अर्थात उनका घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे अगर कहा जाएगा कि 2x जो है वो बहुपद है या नहीं, तो हम कहेंगे ये बहुपद है। इसके आगे अगर कहा जाए x² बट्टा x³ क्या ये बहुपद है, तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन के आधार पे अगर इसे हम काट देते हैं तो 1/x बच जाता है, यानी कि इसके हरों में चर पद बच ही जाता है, इसीलिए बहुपद में नहीं गिनती आएगी या बहुपद नहीं कहला सकता है, क्योंकि इसका परिभाषा होता है कि इसके हर में कोई चर पद नहीं हो। इस प्रकार ये बहुपद नहीं है। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि 2x के पावर -2 + 6x + 2 लिए अगर पूछा जाए क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात जो है एक पूर्ण संख्याएं नहीं है। यानी कि बहुपद पहचानने का सबसे सटीक तरीका है कि बहुपद वह होगा जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, अर्थात निगेटिव नहीं होना चाहिए, और इसीलिए ये बहुपद नहीं हो सकता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं x² - 1 और x + 1 पूछा जाए क्या ये बहुपद है, तो हम कहेंगे ये बहुपद है, क्योंकि इसे हम a - b का a² - b² पर हम ले जा सकते हैं, तो क्या होगा a + b × a - b अपॉन a + b, तो ये कट जाएगा, तो x - b बच चुका है, यानी कि ये जो है इसके हर में कोई भी चर पद नहीं बचा, इसीलिए बहुपद हो सकता है। इस प्रकार से बहुपद समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कहा जाए 2√x + 3x + 2 क्या ये बहुपद है, तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि √x जो है इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, इसीलिए बहुपद नहीं हो सकता है। इसी जगह दूसरा एग्जाम्पल ले ले कि √2x² + 3x + 2, तो ये एक बहुपद होगा, क्योंकि x² का वर्गमूल हो सकता है, यानी कि x² का वर्गमूल x होगा। इस प्रकार हम इसे बहुपद कह सकते हैं, जबकि ये बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार समझ में आ गया होगा कि यदि कोई चर पद रूट में हो, यानी कि यदि कोई चर पद रूट में हो तो वो पूर्ण वर्ग होगा तो बहुपद होगा, अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से बहुपद समझ में आ गया। अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिया जाए और पूछ दिया जाए इनमें से कौन बहुपद है या इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो हम आसानी से उसे पता लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम बहुपद के कुछ प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले बहुपद जो होता है वो एक पदी बहुपद होता है। कौन सा बहुपद होता है? एक पदी बहुपद होता है। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विपदी बहुपद होता है। तीसरा जो होता है त्रिपदी बहुपद होता है। चौथा जो होता है वो शून्य बहुपद होता है, और एक जो होता है वो अचर बहुपद होता है। इस प्रकार से जो है पद के आधार पर पूछा जाए तो बहुपद ऐसे तो मुख्यतः पद के आधार पर 3 ही होते हैं, लेकिन 5 प्रकार के इसे मान लिया जाता है, जिसमें शून्य बहुपद और अचर बहुपद बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं
एक पदी बहुपद के बारे में जानते हैं। तो एक पदी बहुपद का एक साधारण सा परिभाषा कहेंगे, एक पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, एक पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। क्या कहेंगे, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। बहुत आसान है, याद भी हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहेंगे 2x या सिर्फ x बोलेंगे या 2x² बोलेंगे, तो ये सब जो है एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल हुआ। अब हम चलते हैं द्विपदी बहुपद के बारे में। तो अगर एक पदी बहुपद याद हो जाएगा तो द्विपदी त्रिपदी सब बहुपद हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो द्विपदी बहुपद का परिभाषा क्या कहेंगे, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए तो जैसे कि कहेंगे 2x+1 x-1 या 3x-2 या x² - 1, इसमें यानी कि एक पद और दूसरा पद, वो एक पद और दूसरा पद, इस प्रकार से द्विपदी बहुपद का ये एग्जाम्पल हुआ। अब हम चलते हैं त्रिपदी बहुपद के बारे में। तो त्रिपदी बहुपद का परिभाषा कहेंगे, तीन पद वाले बहुपद को। कौन सा, तीन पद वाले बहुपद, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे, त्रिपदी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं 2x² + 4x+2, या ऐसा भी कह सकते हैं x² + 4x+5 या x² + x+6, या इस तरह से 1 2 3 पद आया। इस तरह से ये त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल हुआ। अब हम चलते हैं शून्य बहुपद के बारे में जानते हैं। तो शून्य बहुपद का अर्थ हुआ कि जिस बहुपद का गुणांक शून्य हो। क्या कहेंगे, जिस बहुपद का गुणांक, जिस बहुपद का गुणांक, क्या कहेंगे, जिस बहुपद का गुणांक शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद, जिसे अंग्रेजी में जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x ऐसा लिख सकते हैं, यानी x का यहाँ गुणांक पूछा जाएगा तो 0 है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × 2x या 0 × 5x, ये कुछ भी लिख सकते हैं। यानी एक ही याद रखेंगे कि किसी भी पद हो लेकिन उसका गुणांक जो होगा वो शून्य होना चाहिए, लेकिन चर और अचर दोनों का समूह होना चाहिए और गुणांक शून्य होगा तो वो शून्य बहुपद कहलाएगा। इस तरह से एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अचर बहुपद के बारे में। तो अचर बहुपद का अर्थ हुआ, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि वे बहुपद, क्या कहेंगे, वे बहुपद जिसका मान बदलता नहीं है। क्या कहेंगे, वे बहुपद जिसका मान बदलता नहीं है उसे अचर बहुपद कहा जाता है। जैसे गिनती का कोई भी अंक या संख्या हम ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4
इत्यादि, ये सब कौन सा बहुपद कहलाएगा? शून्य बहुपद, अचर बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 अब पांचों बहुपद के बारे में आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, पद के आधार पर तो समझ गए, अब हम चलते हैं घात के आधार पे। तो घात के आधार पर भी बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। घात के आधार पर, घात के आधार पर भी बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है एक घातीय बहुपद। क्या होता है? एक घातीय बहुपद क्या कहेंगे? या इसे रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। दूसरा होगा द्विघातीय बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। तीसरा होगा त्रिघातीय बहुपद। इस तरह से मुख्य जो है घात के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी किसी किताब में चतुर्थ घातीय बहुपद भी दे दिया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं। तो एक घातीय बहुपद का परिभाषा होगा, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे? एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे हम कहेंगे 2x कौन सा बहुपद है घात के आधार से? तो ये 2x जो होगा वो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसका घात 1 है। एक घात को लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम समझ जाएंगे कि जिसका घात कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 है। जैसे मान लीजिए 3x लेते हैं, तो ये कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। तो रैखिक बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b। क्या होता है? ax प्लस b, जहां a = नॉट 0 होता है। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b, जहां a और b एक वास्तविक संख्या है, अर्थात a = नॉट 0। अगर इस रूप में कोई बहुपद आती है तो उसे एक घातीय बहुपद माना जाएगा, यानी कि रैखिक बहुपद। अब हम चलते हैं, पूछा जाए कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, उन्हें लिखें, तो हम कहेंगे ax प्लस b, जहां a और b एक वास्तविक संख्या है, अर्थात a = नॉट 0, यानी कि वो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा। अब पूछा जाएगा एक घातीय बहुपद को कितने हल होते हैं? तो ये तो नाम से ही पता चलता है। एक घातीय बहुपद के एक ही शून्यक हो सकते हैं, एक से ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते हैं। अब हम चलते हैं द्विघातीय बहुपद के बारे में। तो एक घातीय बहुपद को बहुत आसान परिभाषा हुआ, इसी तरह से द्विघातीय बहुपद का भी बहुत आसान होगा। हम कह सकते हैं 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे? 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहेंगे, और इसका व्यापक रूप जो होगा ax² प्लस bx प्लस c, a = नॉट 0। इसको इस प्रकार की व्याख्या करके कैसे कहेंगे? तो कहेंगे द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a, b और c एक वास्तविक संख्या है, अर्थात a = नॉट 0। इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ। अगर पूछा जाए द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, यानी द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नाम से ही पता चलता है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। इस प्रकार हम चलते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। तो त्रिघात बहुपद का परिभाषा होगा,
तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या होगा? तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, जिसका व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी a=0। इसको हम बोलेंगे कैसे? तो कहेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a, b, c और d एक वास्तविक संख्या है और a=0, अर्थात ये रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, इन तीनों का व्यापक रूप आप लोग को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा ax प्लस b, जहां a=0। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a=0। अब त्रिघात का होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a=0। एग्जाम में फंसाने के लिए ऐसे भी दे सकता है, ये दे देगा, इसके आगे b=0 दे देगा, या c=0 दे देगा, या d=0 दे देगा। तो आप इस तरह की गलती ना करें, हमेशा इस बहुपद में a=0 ही 0 होगा। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं और कुछ इससे एक्स्ट्रा चलते हैं। तो जानते हैं कि अब हम द्विघात बहुपद पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो द्विघात बहुपद जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, और जो द्विघात समीकरण क्या है 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये आपका एक द्विघात समीकरण हो गया। तो हम जानते हैं कि मूलों का योग जो होता है वो -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। ये पता होगा, अगर बहुपद चैप्टर पढ़े होंगे तो जरूर इसके बारे में जानकारी होगी। मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, और गुणनफल क्या होता है? गुणनफल होता है c/a। अब देखिए ये मान जो है a बराबर 2 हो गया, b बराबर 5 हो गया और c बराबर 3 हो गया। तो अगर ये द्विघात समीकरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं मूलों का योगफल -b/a होता है। तो -b का मान कितना है 5 है और a का मान 2 है। इस प्रकार से मूलों का योगफल -5/2 होगा। और गुणनफल पूछा जाए तो उसका क्या होता है c/a होता है। इस प्रकार c का मान 3 है और a का मान 2 है, यानी कि गुणनफल जो होगा वो 3/2 होगा। इस प्रकार से किसी भी द्विघात हो उसमें अगर मूलों का योगफल और गुणनफल पूछ दिया जाए द्विघात समीकरण में, तो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ अलग पॉइंट, कुछ अन्य पॉइंट जानते हैं। तो चलिए, द्विघात समीकरण में एक होता है विविक्तर, जिसे विवेचक भी कहा जाता है, जिसे d से डिनोट किया जाता है। क्या चीज से? d से डिनोट किया जाता है। तो d जो होगा, d बराबर क्या सूत्र होता है b² - 4ac जो है d बराबर सूत्र होता है, जिसको d का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हिंदी में विवेचक या विविक्तर कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी विवेचक वर्ड दे दिया जाता है और कभी कभी विवेचक वर्ड विविक्तर दे दिया जाता है, तो विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज में फंस जाते हैं। तो चलिए, b बराबर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और 4a बराबर 2 है, और c जो है वो 3 है। इसको गुना करेंगे तो 25 - 4 दूना आतरिक 24 हुआ, यानी कि 1 आ गया। अब पूछा जाए इसका मूल का प्रकृति क्या होगा, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यदि d जो होगा वो 0 से बड़ा होगा,
क्या बोले, यदि d जो होगा 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल जो होगा क्या होगा, वास्तविक। मूल क्या होगा, वास्तविक, और मूल होगा वास्तविक और असमान। मूल होगा वास्तविक और समान। अगर d जो होगा वो 0 से छोटा होगा तो मूल जो होगा अवास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक और असमान होगा। किस परिस्थिति में ये होगा, जब d का मान जो है 0 यानी कि d का मान 0 से छोटा होगा तब मूल का प्रकृति पूछा जाएगा तो हम कहेंगे अवास्तविक और असमान है। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल का प्रकृति पूछा जाए तो वास्तविक और असमान होगा। इसी जगह अगर पूछा जाए d बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो d बराबर 0 होगा तो वो मूल जो होगा वास्तविक, क्या होगा, मूल जो है वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। इस प्रकार से ये तीनों सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिकर देते हैं। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसका प्रकृति पूछा जाए क्या होगा, तो हम कहेंगे वास्तविक और असमान होगा। अगर d का मान 0 से छोटा होगा तो उसका मूल अवास्तविक और असमान होगा। उसी जगह अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। इस प्रकार से ये तीनों चीज आप लोगों को याद हो गया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और जानते हैं इस तीनों शर्त के बारे में। जैसे कि एक द्विघात समीकरण लेते हैं 2x² + 4x + 2। अब इसमें पूछा जाए कि मूल की प्रकृति क्या होगी, तो चलिए हम सबसे पहले a बराबर 2 लेते हैं, b बराबर 4 लेते हैं और c बराबर 2 लेते हैं। अब d का सूत्र पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, b² - 4ac, तो b बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद 4 है इंटू a = 2 और c = 2 है, तो यानी कि 16 - 4 2 थी, यानी 4 दूना 16 हो गया, यानी कि 0 आ चुका है। तो 0 आ गया तो यानी कि इस शर्त पे लागू हुआ। तो अब पूछा जाए इसका प्रकृति क्या होगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि d का मान अगर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। इस तरह से अगर किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण दे दिया जाए और मूलों के प्रकृति के बारे में पूछा जाए तो हम आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार से हमें आशा है कि आप लोग पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए एक थोड़ा रिकर देते हैं। बहुपद को कैसे पहचानेंगे, तो यदि उसके हर में कोई चर पद नहीं हो, अर्थात उनका घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहेंगे। या किसी भी बहुपद का घात जो होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। या अगर रूट में कोई चर पद है तो वो एक पूर्ण वर्ग होगा तो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा।